गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 का जो पहला तंत्र है। चैप्टर नंबर 2 का जो पहला तंत्र है उसकी हमने बात की थी। और पहला जो तंत्र है आप लोग सभी जानते हैं, पाचन तंत्र की हम बात कर रहे थे। और पाचन तंत्र में हमने मुख पढ़ लिया है, उसके बाद हमने मुख गुहा का अध्ययन किया था। मुख गुहा के बाद में हमने ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय तक की स्टडी हमने कर ली थी। आमाशय के बाद जो भाग आते हैं हम आज उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आमाशय के बाद में देखिए, आमाशय में जो भोजन का पाचन होगा, आमाशय में जो भोजन का पाचन होगा, उस पाचन के पश्चात जो भोजन होगा यानी अर्धपाचित होगा। पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाके होता है। आमाशय तक अभी जो भोजन है वो अर्धपाचित है। तो आमाशय में अर्धपाचित भोजन को हम नाम देते हैं अर्धपाचित भोजन। इसको कहा जाता है काइम। यानी आमाशय में जो अर्धपाचित भोजन है उसको काइम कहा जाता है। अब आमाशय से भोजन प्रवेश करेगा आहार नाल में, आहार नाल के विशेष भाग में, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत के 3 भाग हैं। देखिएगा ध्यान से, ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है कि जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को हम कहते हैं ड्यूडिनम या ग्रहणी, महत्वपूर्ण भाग है। दूसरे भाग को कहते हैं अग्रसुदात्र और अंतिम भाग को कहते हैं सुदात्र। ग्रहणी, अग्रसुदात्र और सुदात्र, यानी ड्यूडिनम कहते हैं, ये आपका जेजुनम वाला भाग है, ये आपका इलियम वाला भाग है। इन तीनों भागों को अगर अपन देखें तो इन तीनों भागों में महत्वपूर्ण कार्य का संपादन होता है। एक एक की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहणी की। देखिएगा ग्रहणी, ग्रहणी में यकृत से आएगा यकृत रस, जिसको अपन कहते हैं पित्त रस। ग्रहणी में यकृत से आएगा यकृत रस, या जिसको अपन पित्त रस भी कह सकते हैं। पित्त रस में क्या क्या है आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैं। पित्त रस में उपस्थित होते हैं पित्त वर्णक और पित्त लवण। पित्त रस और जो पित्त लवण है वो क्या काम करेंगे, जो वसा के बड़े बड़े अणु हैं, यानी जो पित्त रस है वो वसा के बड़े अणुओं पर कार्य करेगा। और वसा के जो बड़े अणु हैं, यानी अपन कह सकते हैं बृहद अणु, वसा के बृहद अणुओं को वसा के सूक्ष्म कणों में परिवर्तित करने का कार्य करता है पित्त रस। एक बार फिर से सुनिएगा, यकृत में निर्माण होगा पित्त रस का। ये जो पित्त रस है पित्त वाहिनी की सहायता से ग्रहणी में आएगा, और ग्रहणी में आने के बाद पाचन की क्रिया में अपना योगदान देगा। किसका पाचन करेगा? पित्त रस के द्वारा जो वसा के बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाएगा। और ये जो छोटे कण बने हैं, इन छोटे कणों को नाम दिया जाता है पायसीकृत वसा। वसा के छोटे अणु जो पित्त रस द्वारा बने हैं उनको कहते हैं पायसीकृत वसा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है पायसीकरण। संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद ग्रहणी में अग्नाशय से आएगा अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस ये आएगा अग्नाशय से। अग्नाशय जैसा कि आप जानते होंगे, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, ये हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय हमारे शरीर की विस्तृत भी कह सकते हैं, इसको संयुक्त ग्रंथि भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसकी भी देना चाहूंगा। देखिएगा, सामान्यतया
जो ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं या तो वो बहिस्रावी होती हैं जो कि एंजाइमों का निर्माण करती हैं, या फिर अंतःस्रावी होती हैं जो कि हार्मोनों का निर्माण करती हैं। और कुछ ग्रंथियां इस प्रकार की भी होती हैं जो बहिस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। उन्हीं में से एक ग्रंथि आती है अग्नाशय। तो आप समझते होंगे मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ये ग्रंथि बहिस्रावी का कार्य भी करेगी और बहिस्रावी के साथ साथ ये ग्रंथि अंतःस्रावी का भी कार्य करती है, यानी पाचक एंजाइम बनाने के साथ साथ यहाँ हार्मोन का भी निर्माण इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और इसके जो हार्मोन हैं वो अपन पढ़ेंगे, जो अपन टॉपिक लेंगे हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है या अंतःस्रावी जो तंत्र है उसमें अपन इस ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अपन यहाँ पाचन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके पाचन में सहायता करने वाले भाग से ही मतलब है और उसको अपन कह रहे हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि अग्नाशयी रस में उपस्थित है। ट्रिप्सिन क्या कार्य करेगा? ट्रिप्सिन उसी तरह से कार्य करेगा जिस तरह की आमाशय में पेप्सिन कर रहा था, अर्थात ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन के पाचन के पश्चात अमीनो अम्लों का निर्माण होगा। ये अमीनो अम्ल फाइनली पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि सरल रूप माने जाते हैं। यानी प्रोटीन से पहले अमीनो अम्ल बनेंगे, उसके बाद इनमें और सरलता आती है जिसकी वजह से पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स का निर्माण हो जाता है। ट्रिप्सिन के साथ साथ यहाँ काइमोट्रिप्सिन भी उपस्थित होता है। कार्य वही होगा काइमोट्रिप्सिन का जो कि हमने अभी ट्रिप्सिन का देखा है, दोनों सेम है। इसके अलावा एक और एंजाइम यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। देखिए लाइपेज, जैसे कि नाम से अपन देख पा रहे हैं लाइपेज, लाइपेज लिपिड या वसा का पाचन करेगा और वसा के पाचन से यहाँ पे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण किया जाता है। वापस सुनिएगा, लाइपेज वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है और वसा के पाचन के पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम और भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करेंगे और आप जानते हैं जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हमारे दो हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा वाला होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों का जब पाचन किया जाएगा तो इनसे न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए और जो आरएनए है वो पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, जिनमें कि पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो अगर न्यूक्लियेज एंजाइम अगर काम करते हैं डीएनए और आरएनए पे तो उनको सरलतम रूप न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये सभी एंजाइम उपस्थित हैं अग्नाशयी रस में। ये सभी एंजाइम ग्रहणी में कार्य करेंगे, यानी जो हम ये पाचन क्रिया की जो बात कर रहे हैं, जो एंजाइम से परिवर्तन हो रहा है खाद्य पदार्थों का, ये संपूर्ण परिवर्तन ग्रहणी वाले भाग में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन का अधिकतम पाचन जो है वो ग्रहणी वाले भाग में होता है। एक और रस यहाँ पे बनता है अग्नाशयी रस के अलावा, जिसको कहा जाता है आंत्रीय रस। आंत्रीय रस यानी कि जो ग्रहणी है उसके आंतरिक भाग से भी आंतरिक या आंत्र रस का निर्माण किया जाता है। इस आंत्र रस में भी वही एंजाइम उपस्थित हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के पाचन में सहायक होते हैं, जो कि आप अग्नाशयी रस में भी देख पा रहे हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइमों को भी एक नाम दिया जाता है और सिंपली हम कहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास माल्टोज है। अब माल्टोज एक जटिल शर्करा है, हालांकि कॉम्प्लेक्स तो अपन नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा जटिल तो नहीं कहेंगे, ये डाइसैकेराइड है। देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। कुछ होते हैं मोनोसैकेराइड, जिसमें कि एग्जांपल की बात करें ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है। कुछ होते हैं आपके डाइसैकेराइड और उनमें एग्जांपल आपका आता है माल्टोज, गैलेक्टोज,
सुक्रोज, ये आपके डाइसैकेराइड में आते हैं। कुछ होते हैं पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो सबसे ज्यादा जटिल या हम कहें जटिलतम कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं, जिसमें कि आपका स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो माल्टोज जटिल है, सरल नहीं है, इसको सरल में परिवर्तित किया जाएगा तो माल्टोज का पाचन करेगा माल्टेज, और ये जो माल्टेज है इसको परिवर्तित कर देगा ग्लूकोज में। तो ये जो पाचन क्रिया है ये संपन्न हो रही है ग्रहणी में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो पाचन की क्रिया है वो ग्रहणी वाले भाग में संपादित हो जाती है। ग्रहणी के बाद में अब जो पाचित भोजन है वो प्रवेश करेगा जेजुनम में। ग्रहणी के बाद में भोजन प्रवेश करेगा जेजुनम में। देखिए जेजुनम में विशेष संरचना पाई जाती है, और एक विशेष संरचना को अगर हम एक डायग्राम से देखें तो यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक यानी हमारे जो फिंगर्स हैं उनकी तरह की एक प्रोजेक्शन, एक उभार पाए जाते हैं। इस संरचना को विशेष नाम दिया जाता है, और एक विशेष नाम है सूक्ष्मांकुर। इनको सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। यानी जेजुनम वाले भाग में, ग्रहणी के बाद में अगला वाला जो आगे जेजुनम, इसमें अंगुलियों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहा जा रहा है। ये सूक्ष्मांकुर ठीक उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे कि रूट्स पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, मूल पर जो मूल रोम पाए जाते हैं वो जल और खनिज लवणों के अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं। उसी तरह से जो सूक्ष्मांकुर हैं ये पाचित भोजन के अवशोषण हेतु अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अधिकतम अवशोषण की क्रिया जेजुनम वाले भाग में संपादित होती है। तो इसको आप याद रखें, सूक्ष्मांकुर की सहायता से पाचित भोजन का अवशोषण आसानी से और अधिकतम हो पाता है। जेजुनम के बाद में अगला जो भाग है उसको अपन कहते हैं इलियम। इलियम कहा जाता है। देखिए इलियम में उन विटामिन और लवणों का अवशोषण किया जाता है जो कि आपके जेजुनम वाले भाग में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। विटामिन और लवणों का अवशोषण इलियम वाले भाग में होगा, जो अवशोषण जेजुनम वाले भाग में नहीं हो पाया था। तो ये बात होगी हमारी छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो भोजन है उसको नाम दिया जाता है काइल। यानी छोटी आंत में जो भोजन बना है जिसका कि अधिकतम पाचन भी हो चुका है, उसको भोजन को अपन कहते हैं काइल। देखिएगा जो आपकी मुख गुहा है, मुख गुहा में भोजन को नाम दिया जाता है बोलस, आमाशय में नाम दिया जाता है काइन, और छोटी आंत कहें या फिर अपन ग्रहणी, क्योंकि सर्वाधिक पाचन की क्रिया ग्रहणी वाले भाग में हो रही है इसलिए उसको हम कहेंगे काइल। यानी ग्रहणी वाले भाग में आप छोटी आंत भी कह सकते हैं। छोटी आंत में पाचित भोजन को काइल कहा जाता है। छोटी आंत से भोजन प्रवेश करेगा बड़ी आंत में। देखिएगा बड़ी आंत को भी 3 भागों में परिवर्तित किया गया है, यानी यहाँ पर भी 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसको कहा जाता है सीकम, अगले भाग को कहा जाता है कोलन, और अंतिम भाग को कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम जिसको कि मलाशय भी कहा जाता है। आपको सुनेगा बड़ी आंत में 3 भाग हैं, पहला भाग है सीकम, दूसरा भाग है कोलन, और तीसरे वाले भाग को कहा जाता है रेक्टम या मलाशय। देखिएगा सीकम वाला जो भाग है इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इस भाग को कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका इसको कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिंपली जिसको अपन अपेंडिक्स भी कह देते हैं। ये संरचना एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, जिसको हम अवशेषी अंग कहेंगे। अवशेषी अंग क्यों कहा जा रहा है? ऐसा माना जाता है कि पहले ये क्रियाशील थी, कार्यशील थी, इसका फंक्शन हुआ करता था, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं रह गया है, इसलिए इसको अवशेषी अंग माना जाता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे कर्ण पल्लव हैं, हमारे जो कर्ण पल्लव ईयर पिना जो है उनका कोई कार्य नहीं, मूवमेंट उनमें नहीं होती है, इसलिए उनको भी अवशेषी अंग की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
हम अगर दूसरे जंतुओं को देखें, मवेशियों को अगर अपन देखें, तो वहां जिनके कर्ण पल्लव आकार में बड़े होते हैं वहां वो क्रियाशील हैं, वो क्रिया करते रहते हैं, कार्य वो करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो कर्ण पल्लव है क्रियाहीन है, इनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, तो ऐसी संरचनाएं अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती हैं। जो आपका अगला भाग है वो आता है कोलन। कोलन वाले भाग में, कोलन जिसको बृहदांत्र भी कहा जाता है, कोलन को बृहदांत्र भी कहा जाता है। कोलन को आगे 4 भागों में बांटा गया है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। कोलन के आगे भी 4 भाग हैं, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन। अब जो मुख्य कार्य है कोलन का वो है जो अपाचित भोजन, देखिएगा जो भोजन का पाचन हुआ वो छोटी आंत में हुआ और भोजन का जो अवशोषण हुआ वो भी छोटी आंत में हुआ। अब जो भोजन आगे चलेगा बड़ी आंत की ओर, वो कौन सा वाला होगा? वो भोजन होगा जिसका पाचन नहीं हुआ है तो अवशोषण भी नहीं हुआ होगा। यानी अपाचित और अवशोषित, अनावशोषित जो भोजन है वो बड़ी आंत में प्रवेश करेगा और बड़ी आंत में आने के बाद उस अपाचित भोजन से जल का अवशोषण किया जाएगा, जिससे कि वो जो अपाचित भोजन है वो अर्धठोस अवस्था में आ जाता है। इसके पश्चात यानी कोलन या बृहदांत्र के पश्चात अपाचित भोजन जिससे कि जल का अवशोषण कर लिया मलाशय में एकत्र हो जाता है। मलाशय एक पेशीय और थैलेनुमा संरचना होती है जहां से अपाचित भोजन को मल द्वार की सहायता से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और जिस तरह से हमने आमाशय में अवरोधिनी पेशियां देखी थी, उसी तरह से मलाशय में भी अवरोधिनी पेशियां पाई जाती हैं जो कि अपाचित भोजन के निष्कासन हेतु सहायक होती हैं। तो इस तरह से आज हमने पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको ये रैपिड रिवीजन के माध्यम से अभी आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो भाग आता है पाचन तंत्र का, उसको हम कहते हैं मुख। मुख जो कि अपर लिप और लोअर लिप से मिलकर बनी संरचना है और भोजन के अंतर ग्रहण में सहायक होती है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग आता है उसको अपन कहते हैं बक्कल कैविटी या मुख गुहा। मुख गुहा में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको अपन नाम देते हैं टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती हैं। तीनों जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भोजन के पाचन की क्रिया हेतु। मुख गुहा के बाद में अगला भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी जिसको कि हमने उभयपथ माना है O2 और भोजन के अंतर ग्रहण हेतु। ग्रसनी के बाद में अगला भाग आता है ग्रसिका। ग्रसिका जो भाग है उसमें विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसको अपन क्रमाकुंचनी गति कहते हैं और क्रमाकुंचनी गति के द्वारा ही भोजन ग्रसिका से आमाशय की ओर शिफ्ट कर दिया जाता है। आमाशय जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय थैलेनुमा और जे आकृति की संरचना है। आमाशय में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसको हमने नाम दिया था जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होगा और जठर रस में 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें HCl आता है, म्यूकस या श्लेष्म आता है और तीसरा हमने देखा पेप्सिन एंजाइम वहां पे आता है। पेप्सिन जो कि प्रोटीन पे एक्शन करेगा, प्रोटीन पे कार्य करेगा और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करेगा। आमाशय के बाद में भोजन प्रवेश करेगा छोटी आंत में। छोटी आंत वो भाग है जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छोटी आंत में हमने देखा भी 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन क्रिया होगी, जेजुनम वाले भाग में सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया होगी। क्यों होगी उसकी भी जानकारी हमने ले ली है। ग्रहणी में पाचक एंजाइम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यकृत से यकृत रस या पित्त रस आएगा जो कि वसा का पाचन करेगा। अग्नाशय से अग्नाशय रस आएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करेंगे। इसके अलावा आंत्र से आंतरी रस बनकर भी आपके ग्रहणी वाले भाग में प्रवेश करेगा और पाचन की क्रिया को अंतिम रूप से संपादित करेगा। और उसके बाद हमने देखा जेजुनम, वहां आपके सूक्ष्मांकुर उपस्थित हैं जो कि पाचित भोजन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलियम जो अंतिम भाग माना जा रहा है छोटी आंत का, वहां उन विटामिन और लवणों का अवशोषण किया जाता है जो कि आपके जेजुनम वाले भाग में अवशोषित नहीं हो पाए थे। अंतिम जो भाग आता है आहार नाल या पाचन तंत्र का, जिसको हमने बड़ी आंत कहा, उसके भी 3 भाग यहाँ पे पाए जाते हैं। एक को हमने कहा सीकम जिसमें कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। दूसरे भाग को हमने कहा कोलन या बृहदांत्र जिसमें कि 4 भाग पाए जाते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और ट्रांसवर्स कोलन।
कोलन में अपाचित भोजन से जल का अवशोषण किया जाकर अपाचित भोजन को अर्धठोस स्थिति में परिवर्तित कर दिया जाता है। अंतिम भाग आता है इसका मलाशय। मलाशय में अपाचित भोजन को कुछ समय के लिए संग्रहित रखा जाता है। मलाशय थैलीनुमा पेशीय संरचना है जिसमें कि अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं और मल द्वार का जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं, जो आपका मलाशय है, मलाशय की ओपनिंग को हम कहते हैं मल द्वार या एनस उसको कहा जाता है। एनस वो भाग है जिसकी सहायता से अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो पाचन तंत्र है उसमें भोजन के अंतर्ग्रहण से लेके भोजन के अपाचित भोजन के निष्कासन तक की समस्त क्रियाओं की शामिल करते हुए हमने देखा कि किस तरह से भोजन को काम में लिया जाकर उसका पाचन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से किस प्रकार से अवशोषण किया जाता है, कौन से वाले भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अवशोषण के पश्चात भोजन का अवशोषण हो गया, अवशोषण के पश्चात भोजन को रक्त में पहुंचा दिया जाता है और रक्त की सहायता से जो अवशोषित भोजन है वो शरीर की समस्त कोशिकाओं में जाएगा। उन कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होगा और उस ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस क्रिया को हमने नाम दिया था स्वांगीकरण, यानी स्वांगीकरण की क्रिया में कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला तंत्र लेंगे। तब तक के लिए आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।